हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान। बायोज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो क्लास चलाई थी हमने, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कोशिका। तो कोशिका की जो फर्स्ट क्लास है वो हो चुकी थी और सेकंड क्लास में हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने उसकी जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कोशिका है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और कोशिका से रिलेटेड जो भी सिद्धांत थे और कोशिका जो है कोशिका का सिद्धांत का जो अपवाद था उसको भी हमने पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम लोग कोशिका की संरचना को विस्तार से पढ़ेंगे। तो कोशिका की जो संरचना है उसके बिहाव पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी ब्रह्मांड के अंदर सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है और ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका जो है वो जीवाणु कोशिका है। जीवाणु कोशिका या इसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है, इसके अन्य नाम है जैसे पीपीएलओ या एमएलओ या फिर इसको हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म हम जानेंगे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पी फॉर प्लूरो, सेकंड पी फॉर निमोनिया एंड लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से एमएलओ, एमएलओ की फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हम इस जो माइकोप्लाज्मा है उसको पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं और पादप जगत का जोकर भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका है वो कोशिका कौन सी होती है? वो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का एग। जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक प्रकार की कोशिका होती है और ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसका साइज कितना होता है? अप्रोक्स 130 माइक्रोमीटर से 170 माइक्रोमीटर तक होता है। देन कोशिका की जो संरचना है मुख्यतः अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें मुख्यतः 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट है इसमें कोशिका भित्ति, सेकंड है इसका कोशिका झिल्ली और थर्ड होते हैं इसमें कोशिकांग। कोशिका भित्ति क्या होती है? इसका मोस्ट जो बाहरी जो आवरण होता है, सबसे बाहरी जो कवरिंग एरिया होता है, कवरिंग लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे जो सेकंड मेम्ब्रेन होती है, सेकंड लेयर जो होती है, उस सेकंड लेयर को हम नाम देते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह से कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो उन ऑर्गेनेल्स को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब फर्स्ट वन बाय वन हम तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम कोशिका भित्ति को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हम विस्तार से पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति एक तरह से मृत संरचना होती है। कैसी संरचना है कोशिका भित्ति? मृत यानी डेड संरचना होती है जो कि निर्जीव होती है। ठीक है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के चारों ओर जितना भी कवरिंग एरिया है या बाहरी आवरण जो होता है उसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी प्लांट्स की जो जैसे हम लोगों की स्किन है, इसी तरह से प्लांट्स का जो बाहरी आवरण है या जो स्किन लाइक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका या प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब एनिमल सेल जो होते हैं, एनिमल सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है या एब्सेंट होती है। एंड बैक्टीरिया एवं जो फंगी होते हैं, बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। इसी कारण इनका अध्ययन जो किया जाता है वो प्लांट्स के साथ किया जाता है। प्लांट्स के साथ में इनका अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं इनके ऊपर भी क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल पाई जाने के कारण इनका अध्ययन भी प्लांट के साथ हम लोग करते हैं। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है, जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा है? सेलुलोज है। जो कवक होते हैं, कवक या फंगी, इनके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है या सेल वॉल पाई जाती है, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है।
किसकी बनी होती है? काइटिन की। और जो कि क्या है, काइटिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड क्या है? एक शुगर होती है, यानी शुगर क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या हम बोलते हैं ग्लूकोज। अगर सिंगल ग्लूकोज है, एक ही ग्लूकोज की यूनिट है हमारे पास, तो इस सिंगल ग्लूकोज को हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड। और अगर ग्लूकोज या 2 यूनिट्स दे रखी है ग्लूकोज की, तो उनको बोलते हैं हम ऑलिगोसेकेराइड। और ग्लूकोज की बहुत सारी चेन है, यानी ग्रुप ऑफ ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो इस तरह से काइटिन जो होता है, काइटिन कैसा है? पॉलीसेकेराइड होता है। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो कि ये भी एक पॉलीसेकेराइड होता है। इसी तरह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सेल वॉल को। सेल वॉल क्या है? एक मृत संरचना होती है, और ये सेल वॉल क्या बनाती है? जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का बाहरी आवरण बनाती है। और प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? मेनली सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? एक सेलुलोज कार्बनिक पदार्थ है, जो कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद है जो कवक होते हैं, कवक और बैक्टीरिया जो होते हैं, इनका हम जो स्टडी है या इनका जो अध्ययन है वो हम किनके साथ करते हैं? प्लांट के साथ करते हैं। क्यों करते हैं प्लांट के साथ? क्योंकि इनकी जो स्किन है या इनकी जो आवरण है वो किसका बना होता है? सेल वॉल का। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जिसमें सेल वॉल पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी, वो किसमें इंक्लूड होते हैं? प्लांट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसलिए हम इनका अध्ययन किसके साथ में करते हैं? प्लांट के साथ में करते हैं। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेलुलोज ये दोनों क्या है? पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका भित्ति जो है उसका जो आकार, मतलब कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? मतलब क्या पर्पज है कि जो कोशिका भित्ति है हमारी जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर पाई जाती है, तो उसका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है? तो जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति क्या करेगी? कोशिका को आकार प्रदान करती है और कोशिका की क्या करेगी? सुरक्षा करती है। इसी तरह से जो निम्नलिखित जीव हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो जीव है उनकी जो कोशिका भित्ति है वो किस तरीके की, मतलब किस किस कंपोनेंट की बनी होती है? तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एल्गी जो है, एल्गी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होगी। वो कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोन्स, तो इन तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है एल्गी की जो सेल वॉल है। इसी तरह से प्लांट, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज दोनों से मिलकर बनी होती है। कवक की जो सेल वॉल है किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से एनिमल, एनिमल में क्या है? एनिमल में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, तो सेल वॉल क्या आएगी? इसमें एब्सेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ग्राम स्टेन है, ग्राम स्टेन क्या है? एक रंजक है या डाई है, जो कि किसके काम में आती है? जो कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल को डाई किया जाता है और सेल वॉल को डाई करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो बैक्टीरिया पाया जा रहा है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको? अगर जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है बैंगनी रंग की हो रही है, बैंगनी रंग में स्टेन हो जाती है, तो इट मीन्स वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। और अगर गुलाबी रंग या पिंक कलर की दिखाई दे रही है, इट मीन्स ये कैसा होगा? ग्राम नेगेटिव होगा। तो ये हमारा कोशिका भित्ति कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति हमने कंप्लीट कर ली थी, उसका स्ट्रक्चर, उसका संरचना, उसके कार्य, ये सब हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है या सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। और जो पादप कोशिकाएं होते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। उन झिल्लियों में से बाहरी मेम्ब्रेन को तो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसका जो आंतरिक जो मेम्ब्रेन है उस आंतरिक मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण पाया जाता है, यानी जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में जो फर्स्ट पार्ट है वो तो है इसका कोशिका, यानी फर्स्ट जो आवरण मिल रहा है वो तो क्या होगा? कोशिका भित्ति। देन कोशिका भित्ति के अंदर 2 और मेम्ब्रेन पाई जाती हैं जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। यानी जो
बाहरी आवरण कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे मिलेगी, उसको तो हमने नाम दिया है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक और मिलती है, उसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म से अटैच होती है। इसी तरह से कोशिका भित्ति में केवल एक ही आवरण होता है। जैसे प्लांट सेल में तो 2 आवरण थे, इसमें एक ही आवरण होता है। इस आवरण को हम नाम देते हैं कोशिका झिल्ली। तो प्लांट सेल में तो सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के अंदर 2 लेयर और पाई जाती है, जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही आवरण पाया जाता है, उस एक ही आवरण को हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली का जो निर्माण है वो किससे होता है? फॉस्फोलिपिड से और लिपोप्रोटीन से होता है। किससे होता है? फॉस्फोलिपिड से और लिपोप्रोटीन से। और जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? बाइलेयर्ड होती है, बाइलेयर्ड संरचना है। और बाइलेयर्ड है और कैसी होती है? ये अर्धपारगम्य होती है या चयनात्मक पारगम्य होती है। अब अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य से मीनिंग क्या समझते हैं हम? कि जो अर्धपारगम्य है यानी आधा, मतलब जो सब कोई भी मटेरियल है या कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को या कोई भी अपना सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को चुन चुन कर अंदर जाने देती है, यानी जो सेलेक्ट कर कर के अंदर जाएगी कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इसको क्या करती है? सेलेक्ट करती है। तो इसलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। पारगम्य क्यों है? क्योंकि ये आने जाने देती है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है। बट ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल को ये जाने दे। तो कोशिका झिल्ली जो है कैसी है? बाइलेयर्ड है। और कैसी होती है? ये अर्धपारगम्य होती है और चयनात्मक पारगम्य होती है। इसी तरह से जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका में प्लाज्मा लेमा पाई जाती है। अब ये प्लाज्मा लेमा जो होती है वो किन किन कंपोनेंट से बनी होती है? तो प्लाज्मा लेमा के अंदर 52% तो क्या पाए जाते हैं? लिपिड पाए जाते हैं। और 40% क्या पाए जाते हैं? इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और 8% क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये रेशियो मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? प्लाज्मा लेमा का फॉर्मेशन करता है। अब इस प्लाज्मा लेमा की जो मोटाई है, जो इसका साइज है वो कितना होता है? कितने 75 आर्मस्ट्रॉन्ग तो मोटी होती है, या हम इसको नैनोमीटर में देखें तो 7.5 नैनोमीटर मोटाई होती है इसकी। और अगर हम माइक्रोमीटर में देखते हैं तो 0.0075 इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के हमने जो मुख्य बिंदु हैं उन मुख्य बिंदु को पढ़ा। अब इसके हम फंक्शन पढ़ते हैं, अब इसके कार्य को देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करती है सेल के अंदर? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य होता है कि जो कोशिका से बाहर आने वाले और कोशिका में अंदर जाने वाले, यानी कोशिका के बाहर से कोई अणु आ रहे हैं या कोशिका के अंदर से कोई अणु जा रहे हैं, तो उन अणुओं का क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं, यानी कितने अमाउंट में उनको जाना चाहिए, कितने अमाउंट में उनको नहीं जाना चाहिए। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए हैं सेल के अंदर तो उनको वहीं रोक देती है, अगर कम है तो उनको अंदर आने देती है। जो यूजफुल है उनको अंदर आने देंगी और जो यूजफुल नहीं है उनको नहीं आने देती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका से बाहर जाने वाले तथा कोशिका के अंदर आने वाले जो अणु होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करती है या उन पर नियंत्रण करती है। और इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी संरचना बताने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे। उनमें से प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं वो जैसे सिंगर एवं निकोलसन हो गए। सिंगर निकोलसन ने कौन सा जो सिद्धांत है या कौन सा वो दिया था? तरल मौजिक सिद्धांत दिया था। और जो रॉबर्टसन है, रॉबर्टसन ने अपना कौन सा मॉडल दिया था? रॉबर्टसन ने अपना रॉबर्टसन मॉडल दिया था। और ओवरटोन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लिपिड मॉडल बताया था। उन्होंने बताया था कि जो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। और डेनियल एवं डेविसन ने क्या दिया था? इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था। सैंडविच वो खाने वाला सैंडविच नहीं है, ये सैंडविच जो है वो सैंडविच स्ट्रक्चर बनाती है, यानी सैंडविच जैसे बना होता है, इसी तरह से जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो अरेंजमेंट है वो होता है। जैसे सैंडविच होता है ना अपने, इस तरह से होता है सैंडविच। 2 ब्रेड के पीस होते हैं, बीच में इसमें क्या होता है? मैटर होता है। तो इसी तरह से जो ऊपर नीचे वाला होता है वो प्रोटीन होते हैं और बीच में क्या पाया जाएगा? इसमें लिपिड पाया जाता है। तो एक तरह से सैंडविच की तरह संरचना बनाते हैं, इसलिए हम इसको सैंडविच मॉडल बोलते हैं। इसके बाद में हम लोग अपना नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनेल या कोशिकांग। तो हमने कोशिका जो भित्ति है उसको पढ़ा, कोशिका झिल्ली को पढ़ा, और अब थर्ड जो मुख्य भाग है इसका वो है
कोशिकांग। अब हमारा थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, कोशिकांग। जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिका के मुख्य घटक होते हैं और ये किससे बनते हैं? जो कोशिका के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है या जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य, इस जीव द्रव्य से ही ये कोशिकांग है, इनका फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार कहते हैं। तो जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांगों को हम 3 बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, यानी ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। सेकंड है एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, यानी इस तरीके के कोशिकांग जिनकी जो कवरिंग है जो है वो किसकी बनी होती है? एकल झिल्ली की बनी होती है। और थर्ड है हमारा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो ऐसे कोशिकांग जिनकी झिल्ली जो होती है वो डबल बाउंड होती है, डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है। तो हम जो कोशिकांग हैं उनके एग्जांपल्स देखेंगे कि जो ऐसे कौन से कोशिकांग हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो कि बिना झिल्ली वाले पाए जाते हैं। तो जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम कैसा है? राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होता है। इसी तरह से सेंट्रोसोम यानी तारककाय, तारककाय भी कैसा होता है? तारककाय के ऊपर भी किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या सूक्ष्म नलिकाएं होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ये भी कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं। तो ये हमने पढ़े बिना झिल्ली वाले कोशिकांग। तो बिना झिल्ली वाले कोशिकांग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो राइबोसोम, एक सेंट्रोसोम या तारककाय, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं। इसी तरह से एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग को हम एक GERLV कॉम्प्लेक्स, इससे हम याद कर सकते हैं GERLV कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो ER होता है, ER से गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और लाइसोसोम से फिर वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे जो ऑर्गेनेल हैं वो सेम ही है, यानी एक दूसरे से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं? एकल झिल्ली युक्त होते हैं, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी काय कैसा है? एकल झिल्ली युक्त है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैसा है? एकल झिल्ली युक्त है। और जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कैसा है? लाइसोसोम भी एकल झिल्ली युक्त है। इसी तरह से वैक्यूल पाई जाती है। थर्ड है अपना दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी ऐसे कोशिकांग जिन पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और न्यूक्लियस हो गया। तो जो मेन ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारा न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, क्योंकि वो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये जो अपना चार्ट है, फ्लो चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि जो कोशिकांग है, कोशिकांगों को हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट। फर्स्ट है अपना बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, यानी मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग ऑर्गेनेल, और सेकेंड है अपना सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग और डबल मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग। तो जो कोशिकांग है इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है? जीव द्रव्य से हुआ है या प्रोटोप्लाज्म से हुआ है। प्रोटोप्लाज्म को भौतिक आधार किसने कहा था? पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने बोला था। भौतिक आधार क्यों बोला था? क्योंकि जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य से ही जितने भी मुख्य ऑर्गेनेल्स होते हैं, मुख्य कोशिकांग होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। मेम्ब्रेन लेस कौन कौन से हैं? राइबोसोम, तारककाय एवं सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसी तरह से इसके हैं GERLV कॉम्प्लेक्स, G फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम एंड V फॉर वैक्यूल या रिक्तिका। इसी तरह से डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस